और जी अस्मा, आप होकर आ जाओ, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। तो यार मैं 1-2 मिनट रुक जाऊँ फिर स्टार्ट करता हूँ। तो यार आज वाली क्लास में आई वाज प्लानिंग कि मैं आधा क्लास के अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करा देता हूँ, ताकि इलेक्ट्रिसिटी की थ्योरी भी स्टार्ट हो जाए। सो फर्स्ट हाफ के अंदर मैं पहले इलेक्ट्रिसिटी का काम स्टार्ट करा दूँ। 1 मिनट देना, मैं पेज को रिफ्रेश कर दूँ। लेकिन मुझे एक्चुअली स्टेशनरी वेव्स के भी एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने थे, बिकॉज वो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। सो आई बिलीव वो मैं करा दूं तो ज्यादा सही है। सो एक सेकेंड ना, ये पेज ग्लिच कर रहा है। सो पहले मैं चाह रहा हूँ कि करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करा दूं, और हाफ द क्लास के अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी करा कर फिर रिमेनिंग टाइम के अंदर जो है ना, वो मैं थोड़े से स्टेशनरी वेव्स के क्वेश्चंस करा दूंगा। सो एक सेकेंड ना, एक्चुअली वो ये स्क्रीन जो है ना थोड़ी सी ग्लिच कर रही है। सो मैं जरा सेट कर दे। हाँ यार, मेरा ख्याल है अब ये सही हो गई है। सो पहले मैं उस्मान इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करा दूंगा आज, लेकिन मुझे आज की क्लास के अंदर स्प्लिट करना पड़ेगा। तो आधा वक्त मैं इलेक्ट्रिसिटी करा देता हूँ, और फिर मुझे स्टेशनरी वेव्स के एमसीक्यूज कंप्लीट करना है। सो रिमेनिंग क्लास के अंदर अब मैं स्टेशनरी वेव्स की एमसीक्यूज का काम भी स्टार्ट करा दूंगा। ठीक है, तो दोनों चीजें करा देता हूँ। तो पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ स्टार्ट करके उसकी थ्योरी कम से कम थोड़ी सी करा दूं, और फिर रिमेनिंग टाइम जो है वो स्टेशनरी वेव्स को डिस्कस कर लूंगा, क्योंकि उसके एमसीक्यूज मुझे थोड़े से कराने हैं। तो वो थोड़े से मुश्किल है। सो मैं 1 आध मिनट रुक जाऊं, फिर इसके बाद स्टार्ट करता हूँ। ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी की वर्किंग पहले स्टार्ट करा दूं। तो तुम लोगों को प्रीवियसली याद होगा कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर वी वर ऑलरेडी डन विद द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हम लोगों ने पहले ही कर लिया था। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करनी है। सो वो इंशाल्लाह अब स्टार्ट कर देता हूँ। सो थोड़ा सा काम कराने के बाद जो है ना, फिर मैं स्टेशनरी वेव्स के एमसीक्यूज भी स्टार्ट करा दूंगा। नाउ करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है ना, इसके अंदर द फर्स्ट थिंग इज ओम्स लॉ। तुम लोगों ने ओ लेवल्स में भी किया हुआ था, मैं क्विकली आपको रिकैप भी करा दूं। सो बेस्ड ऑन ओम्स लॉ, द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड is known to be directly proportional to the current, provided that the length of the material, the area of the material, and the temperature of the material remains constant. And based on this relationship, तुम लोग O levels के अंदर ये formula workout करते थे, which was written in the form V is equal to IR. So based on this formula, if they ask you to define resistance, so AS के अंदर we simply define resistance as follows. It is defined as the ratio of V upon I. So ratio of voltage upon current, or simply speaking, ratio of V upon I. That is how we define the resistance. Now moving on,
हम लोग कंडक्टर्स को दो क्लासिफिकेशंस में डिवाइड करते हैं. द फर्स्ट वन इज जो तुम लोग ओ लेवल्स में करते थे, ओमिक कंडक्टर्स, एंड द सेकेंड वन नॉन ओमिक कंडक्टर्स. तो मुझे नॉन ओमिक के लिए थोड़ी ज्यादा स्पेस चाहिए होगी. तो पहला काम मैं ये करता हूँ कि मैं ओमिक कंडक्टर्स के लिए ग्राफ, एग्जाम्पल्स, प्रॉपर्टीज वगैरह लिख दूं. नॉन ओमिक सेपरेटली कर दूंगा. तुम लोगों को याद होगा कि ओमिक कंडक्टर्स के अंदर व्हेन यू कंस्ट्रक्ट द ग्राफ ऑफ वोल्टेज अगेंस्ट करंट और करंट अगेंस्ट वोल्टेज, either ways the graph works out to be a straight line passing through the origin. In the exams if they ask you to explain the shape of the graph, तो आप explain ऐसे करना कि since ratio of V upon I is constant, therefore resistance is also constant. And regarding examples, so there are two common examples of ohmic conductors. The first one is fixed resistors, and the second one is all metals at constant temperature. Constant temperature लिखना जरूरी है, because if the temperature changes, then surely the resistance is also going to change, and then the material cannot be classified as an ohmic conductor. So these are the two most common examples of ohmic conductors. Moving further, तो जो नॉन ओमिक कंडक्टर्स है ना, इनको जरा ज्यादा डिटेल में डिस्कस करना है. तो नॉन ओमिक कंडक्टर्स के अंदर तीन एग्जांपल्स करने हैं. द फर्स्ट एग्जांपल इज अ थर्मिस्टर. ये तुम लोगों ने ओ लेवल्स में भी किया हुआ था. सो थर्मिस्टर का सिंबल आप लोग ऐसे बनाते थे, और थर्मिस्टर की प्रॉपर्टी हुआ करती थी कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, कॉमा, इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज करती थी. तो बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी, इफ दे आस्क यू कि आपको थर्मिस्टर के लिए ग्राफ बनाना है, जरा ग्राफ को केयरफुली देखिएगा और ग्राफ की एक्सप्लेनेशन को भी केयरफुली देखिएगा. So for voltage against current, if they ask you to construct a graph, then this is how the shape for a thermistor looks like. The graph bends towards the current axis. And if they ask you कि यार आप इस ग्राफ को describe करो, जरा description carefully देख लो. The wording should be as follows. Since ratio of V upon I decreases, therefore resistance also decreases. किसी को ये स्टेटमेंट समझना मुश्किल लगे ना, कि द रेशियो ऑफ V अपॉन I डिक्रीजेस, अगर ये मुश्किल लगता है अंडरस्टैंड करना, तो इसका सिंपल सा तरीका ये है कि आप ग्राफ पे दो तीन पॉइंट्स मार्क कर लो, like the way I have just for your convenience labeled a few points A, B and C. Then what you need to do is तीनों पॉइंट्स को ओरिजिन के साथ ज्वाइन कर लो, just so that you get three straight lines out of it, like the way I'm doing. And I'm sure you would agree कि अगर आप इन तीनों ग्रीन कलर की लाइंस के स्लोप को चेक करो, so I think आपको नजर आएगा ना, ए वाली लाइन सबसे स्टीप है, बी वाली लाइन थोड़ी सी शैलो हो गई है, सी वाली लाइन सबसे ज्यादा शैलो हो गई है. So that explains the statement that the ratio of V upon I decreases. Because if you check these three green colored lines, they appear to be becoming shallower and shallower. है ना? So इनकी steepness आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है.
So that is represented by the terminology that the ratio of V upon I keeps on decreasing. Therefore, resistance also decreases. ठीक है, जो हमजा ने स्टेटमेंट लिखा है ना और जो दानियाल ने लिखा है वो दोनों एक ही स्टेटमेंट है. आप में से बहुत सारे लोग ओ लेवल्स के अंदर यही कहते थे कि ग्रेडियंट डिक्रीजेस, therefore resistance decreases. So अब AS के अंदर ये वाला स्टेटमेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल. And the reason for that is we are not defining gradient as the resistance. Look at the top. मैंने resistance को कैसे define किया था? We did not define resistance as the gradient of the graph. We defined resistance as the ratio of voltage upon current. तो since हमने definition के अंदर gradient का term involve नहीं किया था, इसलिए एग्जामिनर आपकी एक्सप्लेनेशन के अंदर भी ग्रेडियंट का टर्म एक्सेप्ट नहीं करते हैं. सो डू रिकॉग्नाइज कि आपको आंसर देते हुए रेशियो ऑफ V अपॉन I ही लिखना पड़ेगा, अदरवाइज वो गलत मार्क कर देते हैं. एंड द रीजन फॉर दैट इज वी आर नॉट डिफाइनिंग रेजिस्टेंस एज द ग्रेडियंट ऑफ द ग्राफ, हेंस दे विल नॉट एक्सेप्ट द टर्म ग्रेडियंट इन द एक्सप्लेनेशन एज वेल. तो इस बात का जरा ख्याल रखिएगा. सही. अब जब भी आंसर दोगे ना, आप आंसर रेशियो ऑफ V अपॉन I करके देना. ट्राई नॉट टू यूज द टर्म ग्रेडियंट, ऑल्दो ओ लेवल्स में आप बिल्कुल करते थे. खैर, मैं ये वाला स्टेटमेंट तो मिटा देता हूं. अब इसी तरीके से आई एम श्योर यू वुड अग्री कि अगर मैंने आपको एक्सिस फ्लिप करके पूछा होता, so if the graph was of current against voltage, then the shape of the graph would bend the other way. So remember, for a thermistor, the graph is supposed to bend towards the current axis. तो I against V का ग्राफ होगा ना, सो इस तरीके से लिखिएगा. इकरामा ने फिर वही चीज पूछी हुई है. इकरामा ने लिखा है, but the gradient of the graph denotes resistance. No, it doesn't. ठीक है, and I'll tell you why it doesn't. Gradient is y2 minus y1 upon x2 minus x1. So gradient will become change in voltage upon change in current. But this is not how we are defining resistance, Ikrama. We are defining resistance not as change in voltage upon change in current. We are defining resistance as ratio of voltage upon current. Gradient is delta y upon delta x. ठीक है, तो इसलिए gradient का term अब आप भूल ही जाएं. वो कहना ही गलत है और ओ लेवल्स में आपको एक्सेप्टेंस मिल जाती थी. यहां पर दे आर वेरी पर्टिकुलर. बस आपने V अपॉन I का टर्म इस्तेमाल करना है, ग्रेडियंट के बारे में कुछ मत लिखिएगा. अच्छा, कमिंग बैक टू दिस वर्किंग. सो इसके अंदर भी देखिएगा आपका स्टेटमेंट क्या बनेगा. सो लुक केयरफुली. आपकी वर्डिंग ये होनी चाहिए, सिंस रेशियो ऑफ I अपॉन V इंक्रीजेस. तो पहले आप ये वाला स्टेटमेंट देख लें कि मैंने क्यों लिखा है. सो अगेन, फॉर योर कन्वीनियंस, I'll just make a few points. So A, B, and C. I'll join these points with the origin. So keep looking at the slope of the green lines, and you would clearly see as I go from A towards C, it appears as if the green colored lines keep on becoming more and more steeper. Hence the term, since ratio of I upon V increases, therefore ratio of V upon I decreases
hence resistance decreases. तो मैं हाइलाइटेड टर्म्स को मेरा ख्याल है इरेज कर देता हूं. So this is how the explanation would look like. ये आपकी पहली कैटेगरी हो गई. सो थर्मिस्टर को मैं 1 लेबल कर देता हूं. अब सिंस आई डोंट हैव स्पेस ना, तो जो नॉन ओमिक कंडक्टर्स के दूसरे एग्जांपल्स हैं ना, उसमें से एक एग्जांपल आ जाएगा फिलामेंट लैम्प. इसको मैं नीचे बनाऊंगा क्योंकि यहाँ जगह नहीं है. सो आई लेबल दिस इज 2. और एक और एग्जांपल आ जाएगा डायोड्स. इसको भी नीचे बना दूंगा, इसको 3 कर दूंगा. सो मैं फिलामेंट लैम्प के लिए वर्किंग कर रहा हूँ, सो 2 करके लेबल कर देता हूँ. सो थर्मिस्टर इज 1. सो फिलामेंट लैम्प. सो इसकी प्रॉपर्टी देख लीजिएगा. तो लैम्प की प्रॉपर्टी होती है कि जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज करता है, the resistance also increases. So the working of lamp is the reverse of the working of thermistor. So lamp के केस में, again if you are asked कि आपको voltage और current का ग्राफ बनाना है, so previous occasion पे the graph was bending towards the current axis. Lamp की occasion पे the graph appears to bend towards the voltage axis. And again the reasoning would be as follows. The ratio of V upon I increases. Therefore, resistance increases. एक्सिस को फ्लिप करोगे तो ये वाली चीज आ जाएगी और इसकी डिस्क्रिप्शन ये आ जाएगी. अमीरा लिखा हुआ सो विल हैव टू लर्न दिस सेपरेटली. हाँ, मेरा ख्याल है आपको हर कंडीशन की वर्डिंग्स अलग अलग याद कर लो तो ज्यादा अच्छा है. एटलीस्ट ग्राफ्स और स्टेटमेंट्स लर्न कर लेना. सो इसके लिए रेशियो ऑफ आई अपॉन वी डिक्रीजेस. सो वी अपॉन आई का रेशियो इंक्रीजेस. देयरफॉर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस. और फिर इसके बाद जो तीसरी कैटेगरी है उसको देख लेते हैं. So the third category is diodes. तो डायोड का सिंबल आपके पास इस तरीके से बनता था. गाइस एक सेकंड रुकना, अमीना ने कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है. जी अमीना, तुमने सही लिखा हुआ है. आई अपॉन वी डिक्रीजेस इन द सेकंड केस एंड दैट इज व्हाट आई हैव रिटन एज वेल. मैं पूरा लिख देता हूँ. सो अमीना प्रोसीड करो. गाइस एक सेकंड रुक जाना, वो रिस्पॉन्ड कर दे फिर मैं आगे बढ़ता हूँ. सो अमीना, वेटिंग फॉर यू. गाइस एक सेकंड. हाँ, ओ आई थिंक शायद उसका कांटेक्ट
मेरा ख्याल है, पता नहीं, आई थिंक एनीवेज चलो मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ. सो डायोड के लिए द ट्राइंगल is what is referred to by the term anode, and the vertical line is referred to by the term cathode. So डायोड की प्रॉपर्टी क्या होती है? ये प्रॉपर्टी तुम लोगों ने थोड़ी सी ओ लेवल्स में पढ़ी भी थी. So the property was, if you connect the diode in a manner such that the positive terminal of the battery is in contact with the triangle anode. जी अमीना, I did realize that you got disconnected. So तुम wording अपनी वापस से phrase out कर दो. वैसे मैंने wording पूरी लिख ली थी. So the triangle is connected to positive, and if the vertical line is connected to the negative, the way I've shown it to you. So in this condition, your diode is said to be in a forward biased condition. Forward biased condition में property ये होती है कि it offers a very low resistance. Therefore, current flows. And the other condition, जिसके अंदर if I reverse the terminals of the battery, एक सेकेंड. अमीना ने लिखा हुआ है why is I upon V increasing in both? It is not. अमीना, आप सारी वर्डिंग्स इत्मीनान से पढ़ लो. आई थिंक तुम रीड गलत कर रही हो. जब रीड हो जाए तो मुझे बता देना क्या प्रॉब्लम है, और अगर प्रॉब्लम ना हो तो मुझे ओके कर देना ताकि मैं आगे कंटिन्यू कर लूँ. So, मैंने सारे ग्राफ्स आपके सामने जूम आउट करके रख दिए. अब आप देख के फिगर आउट कर लें कि आपको क्या चीज समझ नहीं आई थी. So, अमीना, इफ यू स्टिल देयर, मुझे यस नो कुछ रिस्पॉन्ड कर दो बेटा ताकि मैं आगे चलूं. तुमने लिखा है ओ ओके अंडरस्टूड. इट्स समहाउ द सेम. आई डोंट थिंक इट्स समहाउ द सेम. दे आर डिफरेंट यार. अलग अलग ग्राफ्स बने हुए हैं. केयरफुली देखो. एक वोल्टेज अगेंस्ट करंट का है और एक करंट अगेंस्ट वोल्टेज का है. देयर इज अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन द ग्राफ्स. ठीक है ना अमीना? The top two graphs and then the bottom two graphs, they are different. Yes, axis has been flipped. बिल्कुल. All right, guys. So तो यार डायोड के केस के अंदर मैंने फर्स्ट कंडीशन तो बना दी थी, उसकी प्रॉपर्टीज भी लिख ली है. अब आप सेकंड वाली कंडीशन में देखिएगा, मैंने बैटरी के टर्मिनल्स को रिवर्स कर दिया है. तो फॉर द सेकंड कंडीशन, it is referred to as a reverse biased condition. इस केस में diode offers infinite resistance, therefore no current flows. तो यार इन दोनों केसेस के लिए अगर आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी हो फॉर अ डायोड, सो दिस इज हाउ द शेप ऑफ द ग्राफ वुड लुक लाइक. तो डायोड के केस के अंदर दे जनरली आस्क यू ओनली द ग्राफ ऑफ करंट अगेंस्ट वोल्टेज. सो दैट इज द ओनली वन ग्राफ व्हिच आई एम कंस्ट्रक्टिंग राइट नाउ. यूजुअली यही पूछते हैं. अब अगर आप इस ग्राफ के इंडिविजुअल पोर्शंस को देखोगे ना, मैं आधे पोर्शन को ग्रीन हाइलाइटर से ड्रॉ कर रहा हूँ
और बाकी के आधे पोर्शन को रेड हाइलाइटर से ड्रॉ कर रहा हूं। इफ दे आस्क यू, जी एरज ने पूछा व्हाट डू आई मीन बाय इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, तो अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। लुक एट द ग्रीन पोर्शन ऑफ द ग्राफ। So for the green portion, I believe you can recognize कि current की value 0 है. So resistance is defined as the ratio of V upon I. So if the current is going to be 0, then mathematically speaking, we can say that the resistance is going to be very high, hence the term infinite. So that is the meaning of the term infinite resistance. For the green portion, there is 0 current. So current अगर 0 होगा तो resistance की value infinite होगी ना, which means the resistance is practically very, very high. So this is the condition which falls in the category of reverse biased condition. तो ये एक सिनेरियो बन गया। नीरज ठीक है? तो जो आपने पूछा था व्हाट डू आई मीन बाय infinite resistance? So infinite because if there is zero flow of current, then the resistance becomes very high, hence the term infinite. So this is that reverse biased condition. And if you look at the other portion, इसके लिए I believe you can recognize that the ratio of I upon V increases. So the ratio of V upon I decreases. Hence, resistance decreases. Which allows current to flow. So since current का flow हो रहा है, so this condition falls in the category of forward biased because of a flow of current. ठीक है, so both conditions, reverse and forward, are shown separately on the graphs, the red one against the green one. Exams में description आती है, जिस तरह मैंने wordings लिखी है ना, इससे मिलते जुलते आंसर्स काइंड ऑफ थोड़े से याद रख लीजिएगा। नाउ एक क्वेश्चन जो और आता है ना, और ये क्वेश्चन भी काफी फ्रीक्वेंटली आया हुआ है, इसमें वो एग्जाम्स में ये करते हैं कि दे कंस्ट्रक्ट अ ग्राफ of current and voltage and they'll give you a random graph. So the graph could be something like the way I'm constructing. कोई भी एक random सा ग्राफ बनाकर दे देंगे। इसके ऊपर they will give you a few points like the way I'm marking. And the question will end up asking you, at which point does the material offer least resistance? So the trick is कि आप सारे पॉइंट्स को प्लीज ग्रेडियंट्स के बारे में बात करना मत शुरू कर देना, प्लीज टेंजेंट्स के बारे में बात करना मत शुरू कर देना। सिंपली ये करना, सारे पॉइंट्स को ओरिजिन्स के साथ ज्वाइन कर देना, जो मैं मस्टर्ड कलर के मार्कर से कर रहा हूं। और वंस आपने चारों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया, मैं जरा जूम इन कर देता हूं। So can you all realize
सबसे ज्यादा स्टीप लाइन जो बन रही है ना, वो आपके पॉइंट बी के लिए बन रही है। आउट ऑफ ऑल द लाइंस, बी के लिए the line appears to be the steepest. Hence, B के लिए ratio of I upon V is the greatest. So the ratio of V upon I will be the least. Therefore, resistance will also be the least. मैंने आंसर को क्वेश्चन के ऊपर फ्रेम कर दिया है. This is what the question was asking you. At which point does the material offers least resistance? हाँ अमीना, it will be B. और वही मैंने लिखा हुआ है. ठीक है, सो डायग्राम को प्लीज देखो एंड प्लीज 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 टेंजेंट्स बनाना शुरू मत कर देना, ग्रेडियंट की टर्म्स से बात मत करना, ओरिजिन्स तक लाइंस बना लेना ताकि आपको आई अपॉन वी का रेशियो कंपेयर करने की पॉसिबिलिटी मिल सके. सो इन माय वर्किंग फॉर पॉइंट बी, it appears that the ratio of I upon V is the greatest. Consequently, the ratio of V upon I will be the least, and that will allow me to say that the resistance is also the least. सही है, तो मैंने आंसर की वर्डिंग को इसके साथ ही इंक्लूड कर दिया है. नाउ मूविंग ऑन फर्दर, अगली चीज डिस्कस करनी है ग्राफ्स के बाद, दैट इज फैक्टर्स which affect resistance. So तुम लोगों ने ओ लेवल्स के अंदर किया हुआ था कि resistance is known to be directly proportional to the length and resistance is known to be inversely proportional to the area. So when you combine results, you end up getting this relationship. And when you remove the proportionality, you can either introduce a constant K. अगर आपको K लिखना सूट करता है ना तो इट्स फाइन, एग्जाम्स के अंदर इश्यू नहीं होता. अगर आपको K लिखना है तो सही है, बट मोस्टली द कांस्टेंट K is represented by the symbol of rho. तो अगर याद रह सके तो we are better off remembering the formula as follows: R is equal to rho times L over A. This rho is a constant known as the resistivity of a material. सही, सो हाँ रोला, अभी वो भी लिख देता हूँ. सो फर्स्टली अगर आपको रो के यूनिट्स चाहिए हो, इफ यू मेक यूनिट्स वर्कआउट करने के लिए, इफ यू मेक रो द सब्जेक्ट, तो यू एंड अप गेटिंग दिस रिजल्ट: resistance multiplied by area divided by length. और यहाँ से आई थिंक अगर आपको यूनिट्स चाहिए हो ना, तो रेजिस्टेंस विल बी ओम्स, area will be meter square, length will be meters, so the units of rho will turn out to be ohm meter. Secondly, if they ask you to define resistivity, इसकी डेफिनेशन बहुत दफा तो नहीं पूछी, बट कभी कभी पूछ भी लेते हैं, सो आई थिंक लर्न ही कर लीजिएगा. so, इसकी डेफिनेशन ऐसे लिखी जाती है: द resistivity of a material is said to be
equal to its resistance provided that the material is of unit length and offers a unit cross-sectional area. तो डेफिनेशन का मतलब क्या बनता है ना, वो जरा देख लो. So the wording is saying resistivity will be equal to the resistance. Resistivity will be equal to the resistance provided that the material is of unit length. Unit length का मतलब है it has a length of 1 meter and offers a unit cross-sectional area. So what the statement is saying is अगर एक मटेरियल की लेंथ 1 मीटर हो, यूनिट लेंथ, और अगर उसका यूनिट एरिया हो, which means area of 1 meter square हो, then the resistivity will appear to be equal to the resistance. That is what the definition is saying. Let's check this out. This is your formula. So don't you think if the area is 1 meter square and if the length is 1 meter, then definitely rho becomes equal to R because the rest of the values are 1 and 1. So if you now read the definition, it makes sense. Because based on this final answer, the definition is as follows: be equal to its resistance, provided that the material is of unit length and offers a unit cross-section area. So basically what the statement is saying कि अगर आपका area और आपका length दोनों unit value के हो, as in 1 meter square and 1 meter respectively, then rho becomes equal to R, and that is the exact wording that we have stated over here. So मैं ये नीचे के statements तो मिटा देता हूँ और ये highlighted वगैरह सारी की सारी चीजें भी मिटा देता हूँ. तो प्योरली डेफिनेशन है, बस लर्न करने का काम कर लीजिएगा. इसमें एक चीज और बतानी है, मैंने एक्स्ट्रा चीजें मिटा दी हैं यहाँ से. आई डोंट थिंक उसकी कोई खास जरूरत है, जैसे तो डेफिनेशन है तो वो आपको लर्न करनी है. नीचे से भी इरेज आउट कर रहा हूँ, आई डोंट थिंक इसकी जरूरत है. तो ये कैलकुलेशन किसी काम की तो नहीं थी, तो माइट एज वेल मैं इरेज आउट कर दूं. अब देयर इज अनदर क्वांटिटी व्हिच इज नोन एज कंडक्टिविटी. Conductivity is denoted by the symbol of sigma. इसकी कोई डेफिनेशन तो नहीं होती है, बट सिंपल टर्म्स के अंदर कंडक्टिविटी इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी. तो मैंने ऐसे कंडक्टिविटी इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी. इसका मतलब है कि आप कंडक्टिविटी का भी फॉर्मूला जनरेट कर सकते हो. ये वैसे एग्जाम में बहुत दफा यूज में तो नहीं आता, बट नॉनदलेस मेंशन कर दूं, और आप इसकी यूनिट्स को भी फिगर आउट कर सकते हो. तो फॉर्मूला क्या बनेगा?
तो रेजिस्टिविटी का ये फॉर्मूला था। So if conductivity is defined as the inverse of resistivity, तो आप फॉर्मूले को फ्लिप कर दो, इनवर्स कर दो, उल्टा कर दो। मैं उल्टा करता हूँ, आप जरा चेक कर लीजिएगा। टर्म्स को फ्लिप कर दूंगा। सो इंस्टेड ऑफ आर ए अपॉन एल, conductivity will become L upon RA. काफी स्टूडेंट्स मैंने देखा है वो ये फॉर्मूला लर्न भी नहीं करते, एंड आई डोंट रियली थिंक कि आपको लर्न करने की जरूरत है। एज लॉन्ग एज यू रिमेंबर इट्स द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, द जॉब गेट्स डन। तो बस स्टेटमेंट याद रख लेना, फॉर्मूला आप खुद भी फिगर आउट कर लोगे। 1/रो भी सही है जो अमीना ने लिखा है, और अगर आपको यूनिट्स चाहिए हो तो रेजिस्टिविटी के यूनिट्स आपके पास थे ओम मीटर। सो इनवर्स का मतलब है इसके यूनिट्स आपके ये बन जाएंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो दोनों में से जो भी यूनिट्स आपको सूट करे वो आप यूज कर लीजिएगा। वैसे मुझे फर्दर एक चीज ये एक्सप्लेन करनी है कि ये फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे ना, इसके कुछ एग्जांपल्स देख लो। अगर सपोज करें कि आपको क्वेश्चन में गिवन है अ सिलेंड्रिकल मटेरियल offers a resistance of 10 ohms. Calculate its new resistance if its length is doubled and its volume remains unchanged. सही है। So the question is suggesting कि आपके पास एक cylindrical material है which offers a resistance of 10 ohms. So what will be its new resistance if you somehow double its length and you keep its volume unchanged? तो पहली चीज तो आई गेस आप जस्टिफाई कर सकते हो। कोई सजेशन देगा आंसर क्या बनेगा? अगर आप लेंथ को डबल करते हो वर्ड्स के हिसाब से आपका रिजल्ट क्या बनना चाहिए? आप आंसर लिख लेता हूँ। इनका पहला स्टेटमेंट सही है कि सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। सो कीप इन माइंड दैट इफ द वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट देन श्योरली लेंथ का डबल होना आपके एरिया को हाफ करेगा, because that is the only way the volume can remain constant. So to keep the volume constant, if the length gets double, the area must become half. So now iski basis pe, if you look at the formula for the resistance, you should be able to see it for yourself. कि अगर आप length double हो गई times 2, and to keep the volume unchanged, area आपका half हो गया है. So this implies that your resistance must increase by a factor of 4 times. So length का double होना और area का half होना increases the resistance by a factor of 4 times. So previously 10 था ना, तो फिर वो इस केस के अंदर आपके पास जाहिर है 40 हो जाएगा। ठीक है, 4 टाइम्स इंक्रीज करेगा। एक और चीज देखिएगा, तो अगर सपोज करें कि आपको क्वेश्चन के अंदर जी क्वाड्रपल भी सही है, सपोज करें कि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ये सिनेरियो गिवन हो कि देयर इज अ रेजिस्टर लेबल्ड एस पी, सिलिंड्रिकल शेप में है। मेरे लिए हर दफा सिलेंडर बनाना पॉसिबल तो नहीं होगा, तो मैं वर्बली बस बता दूंगा कि सिलिंड्रिकल शेप में है, बाकी आप खुद रिकग्नाइज कर लीजिएगा। द अदर वन इज क्यू and the two resistors are shown to be connected in a parallel manner. Information ये given है।
पी की जो लेंथ है ना दैट इज 2L, और क्यू की जो लेंथ है दिस इज L। पी का डायमीटर इज D और क्यू का डायमीटर इज 2D। मैंने लेंथ और डायमीटर्स प्रोवाइड कर दिए हैं आपको, ठीक है। एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग यू कैलकुलेट द रेशो ऑफ, दो चीजें पूछी हैं फर्स्ट पार्ट में, करंट गोज इन P अपॉन करंट दैट गोज इन Q, करंट का रेशो, और सेकंड पार्ट के अंदर वोल्टेज का रेशो। अब द ट्रिक ओवर हियर इज कि सबसे पहले तो आप ये सोचिएगा कि अगर डायमीटर आपको D गिवन है और 2D गिवन है, तो डायमीटर का मुझे फायदा नहीं है, मुझे एरिया का ज्यादा फायदा है, बिकॉज रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में डायमीटर नहीं आता, एरिया आता है। तो सबसे पहले डू रिकॉग्नाइज कि इफ योर डायमीटर गेट्स डबल्ड then your area will increase by a factor of 4 times. सबसे पहले recognize कर लेना, the doubling of the diameter ensures that the area will increase by a factor of 4 times. जिनको याद ना आए ना कि मैंने ऐसे क्यों बोला है, जरा एरिया का फॉर्मूला चेक कर ले। एक फॉर्मूला ये होता है, दूसरा फॉर्मूला ये होता है। तो अगर आप सेकंड वाला फॉर्मूला देखें, शायद आप अग्री करेंगे, जब मैं डायमीटर को डबल करूंगा तो स्क्वायर की वजह से you would expect the area to increase 4 times. So if that makes sense, तो फिर मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। So, अब once you have recognized that the area is going to increase by a factor of 4 times, अब मैं वर्किंग करता हूँ। Before I continue with the working now, मैं क्वेश्चन में ये भी मेंशन कर दूं कि both P and Q are made of the same material. ये इसलिए एग्जाम्स में देना होना जरूरी होता है, so that the students know that the value of resistivity is going to be the same for both of them. So, अब जरा कैलकुलेट करते हैं कि रेजिस्टेंस का क्या रेशियो बनेगा। तो अगर आप P की रेजिस्टेंस निकालेंगे ना तो ये रिजल्ट आएगा, रो टाइम्स लेंथ, कोई नंबर मुझे रिपीट करना हो तो प्लीज लेट मी नो, डिवाइडेड बाय एरिया। और अगर आप Q की वर्किंग करोगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा, अगेन रो मल्टीप्लाइड बाय लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। व्हाट इज D? डायमीटर अमीना। ये मैंने कहा था ना सिलेंडर है, सो सिलेंडर के लिए तो लेंथ और डायमीटर होगा ना, सो D इज द डायमीटर। सो रेजिस्टेंस ऑफ P अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ Q मैंने ये कैलकुलेट पहले किया है, तो जो राइट हैंड साइड पे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ ना, पहले आप इसका रेशियो अंडरस्टैंड कर लो कि मेरे पास क्या आ रहा है। So if you guys are okay with this ratio, तो फिर मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। तो रेजिस्टेंस का रेशियो मेरे पास 8 आ गया है। So in the first part they were asking us कि आपको करंट का रेशियो चाहिए। So based on the answer which I am circling, you should be okay with this answer. जरा केयरफुली देखिएगा कि अगर रेजिस्टेंस का रेशियो 8:1 आता है ना, then you should have no issues with current का रेशियो becoming 1:8, because current and resistance are inverse. जहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा होती है वहां करंट कम जाता है। तो अगर रेजिस्टेंस का रेशियो 8:1 है तो श्योरली करंट का रेशियो 1:8 हो जाएगा। तो अमीना यहाँ तक सही है? मुझे जरा ओके बेटा आप कर दोगी कि आपने डायमीटर फॉलो कर लिया, और मुझे कोई अगर रिपीट करना हो चीज तो जरा मुझे बता दें, मैं वो चीज वापस लिख लूँ। ओके, कैन एनीबडी सजेस्ट वोल्टेज का क्या रेशियो होगा P/Q?
तो करंट का तो रेशो आ गया। ठीक है, सब लोग देखो, सब 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 लोग गलत आंसर दे रहे हो। रिमेंबर ओ लेवल से पढ़ते थे, पैरेलल के अंदर वोल्टेज रिमेन्स द सेम। मैंने जानबूझ के ये पूछा था, मुझे पता था आप लोग नंबरों को उल्टा करना शुरू कर दोगे। सही है, तो यू आर ऑल टॉट कि पैरेलल के अंदर वोल्टेज रिमेन्स द सेम, है ना। सो प्लीज वो 1:8 को देख के नंबर को फ्लिप अराउंड करने की कोशिश मत करना। द डायरेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी 1:1, जो हमजा ने लिखा हुआ है, बिकॉज इन पैरेलल द वोल्टेज स्टेज द सेम। अच्छा, फर्दर आगे मूव करते हैं। हाँ मीना, ये तो है, ये सोचना तो पड़ता है। ओके, सो जरा एक और एग्जांपल देखते हैं यार। सो इमेजिन करो यार कि अगर आपको सिनेरियो ये गिवन है कि देयर आर टू वायर्स, एक आपका कॉपर है, एक आपका स्टील है। मैं आपको वैल्यूज दे रहा हूँ। कॉपर की लेंथ इज 2L, स्टील की लेंथ इज L। Yes, even if you do the working, you'll get the same answer, Daniel. You're right. So copper and steel की लेंथ गिवन है। अच्छा, कॉपर की रेजिस्टेंस इज 3R, स्टील की रेजिस्टेंस इज जस्ट R। कॉपर की रेजिस्टिविटी इज रो, स्टील की 2 रो। सो ये आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है, एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग यू, इसका डायरेक्ट आंसर मत देना, कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट रेशियो ऑफ diameter of copper divided by diameter of steel। पहले आप दोनों की इक्वेशंस बना लेते हैं, फिर सोचते हैं कि यह आंसर कैसे आएगा। मुझे जो आंसर चाहिए है, इफ यू अलाउ मी टू राइट डाउन द आंसर, दिस इज व्हाट द क्वेश्चन एक्सपेक्ट्स मी टू फाइंड। पहले मैं फॉर्मूला बना दूं। सो कॉपर के लिए मेरे पास ये रिजल्ट आएगा। अब कॉपर के लिए पहले बना रहा हूँ। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो टाइम्स लेंथ अपॉन एरिया। एरिया देखिएगा कैसे लिख रहा हूँ। कोई नंबर आपको अच्छा नहीं लगे तो प्लीज बता दें। तो कॉपर का ये रिजल्ट आ गया, R इज इक्वल टू रो टाइम्स LA। अब मैं सिर्फ कॉपर का, और अगर आप अलाउ करेंगे मुझे स्टील के लिए लिखना, तो स्टील का मेरा आंसर बनेगा रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो मल्टीप्लाइड बाय लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। सो पहले जरा इत्मीनान से सारे नंबर्स को अच्छे तरीके से देख लें, ताकि आपको इन नंबर्स में कम से कम इशू ना हो। तो अब मैं ये करता हूँ कि मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन और सेकंड वाली इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करता हूँ। सो मेरा ये आंसर बनेगा। मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। काफी सारे टर्म्स अभी कैंसिल हो जाएंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। जैसे मैंने R की वैल्यू को रिप्लेस कर दिया इन प्लेस ऑफ R। मैं रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ, आप जरा मेरी वर्किंग को चेक करते जाइएगा।
So at this point, you should recognize most of the functions will get cancelled. तो जरा कैंसिल वैंसिल आप करने का सोचो. मैं अनटाइडी नहीं करना चाह रहा, तो मैं कैंसलेशन नहीं कर रहा हूँ. कैंसिल आप कीजिए. जो मुझे लगता है ना बचेगा, मैं सिर्फ वो लिख रहा हूँ. आप लोग जरा मेंटली कैंसिल करके देख लें. And if you don't agree with me, then do let me know कि क्या चीज़ ऐसी है जिसके साथ आप अग्री नहीं कर रहे हो, तो फिर वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा. मैंने अपने हिसाब से कैंसलेशन करी है. आप लोग भी जरा देख लें, जो जो चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएगी आप कैंसिल कर दें. जो बचेगा वो मैंने लिख दिया है. और मैंने नेक्स्ट स्टेप में आंसर भी लिख लिया है, इफ दैट सूट्स यू. तो कुछ लोग जरा ओके करते जाना अगर आंसर के साथ आप लोग अग्रीड हैं तो. ठीक है. तो यार अब मुझे मेरा ख्याल है थोड़ा सा ये काम रोकना है. सो मैं इसी पॉइंट पे रुकता हूँ कि मुझे अब स्टेशनरी वेव्स के थोड़े से क्वेश्चंस कराने बाकी रह गए थे ना. तो फिर मैं इसी पॉइंट से नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे. द रीजन इज कि मैं चाह रहा हूँ कि वो जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस है ना स्टेशनरी वेव्स के, वो करने जरूरी है. बिकॉज वो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं. तो उसमें जरा सा आपको एक आइडिया होना चाहिए कि सॉल्व कैसे करना है. ठीक है. तो मैंने थ्योरी वाले पेज पे इस वाले पॉइंट पे यहाँ कंक्लूड किया है. और जो एमसीक्यूज अब मुझे स्टेशनरी वेव्स के करने हैं ना, वो मैं स्टार्ट करता हूँ.